जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास है, जो आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्लास 9 का बच्चों, उसकी ओर, उस प्रश्न की श्रृंखला की ओर, वो थ्योरी की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, हम आपको रिवाइज करा दें कि कल के अगली जो क्लासेस थी इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये हम कहाँ बढ़ रहे थे आगे। तो ये जो गद्य की विविध विधाएं हैं बच्चों, क्या विधाएं हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये देखिए नरदेव शास्त्री डायरी कि पहला डायरी किसने लिखा था, तो नरदेव शास्त्री ने लिखा था। नर किस नाम से लिखा था, तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के नाम से लिखा था। तो हम गद्य की विविध विधाओं की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। तो आइए अब हम आज आलोचना देख लीजिएगा, आप लोग भी बताएं कि आलोचना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग आलोचना को पढ़ते हैं, फिर गद्य काव्य को पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को, फिर उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन जब हल करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। तो आगे बढ़ने से बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप सब जानते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, और ये वीडियो जो है इसको लाइक करो, और जिन अपने जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड सर्कल हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनको इनकी आवश्यकता है, उन तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 के जितने पाठ्यक्रम हैं सबको डे बाय डे जो भी आपके पाठ्यक्रम में है वीडियो आपको प्रोवाइड करने चलने इस चैनल के माध्यम से। तो आपको जो भी आपके बड़े भाई हैं, बहनें हैं, उनको आप शेयर करें, जो भी आपकी जानकारी में है, और बताएं कि गद्य साहित्य का इतिहास बड़े ही रोचक ढंग से प्रारंभ हो रहा है। मैम समझा रही हैं और रोजाना वीडियो प्रोवाइड कर रही है, थोड़ा थोड़ा करके, और हमको उसमें अब रुचि जगाना है कि इसमें गद्य साहित्य के इतिहास में, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास बड़ा ही क्लिष्ट होता है। ना तो कोई पढ़ाना चाहता, ना ही कोई पढ़ना ही चाहता है। और इसी को नजर में रखते हुए हमने आपके गद्य साहित्य के इतिहास को बड़े ही आसान और रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों। ये आपको जानना भी जरूरी है दोनों, और इसमें 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो कई तरीके से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आइए हम आलोचना की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आलोचना किसे कहते हैं। हमने आपको आलोचना में बच्चों ये होता है, आलोचना मतलब आलोचना नहीं, आलोचना का मतलब ये होता है कि हम किसी के जीवन के यथार्थता को समझें, जानें, किसी तथ्य को, किसी घटना को, कोई भी स्थिति हो उसको बढ़िया, मान लीजिए कोई फिल्म है या कोई कहानी है जिसको हमने पढ़ लिया बढ़िया से, अब उसके गुण पक्ष को भी देखें और मतलब अच्छे पक्ष को भी देखें, और जो गलत पक्ष है अर्थात गुण और दोषों दोनों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करके, समझ करके, और दोनों को अंतर करें कि यहाँ पर ये अच्छा है, यहाँ पर ये कमी है, इससे ये कमी हो सकती है, इससे ये अच्छाइयाँ हो सकती है। इस तरह से जब हम किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं एक लेखन के माध्यम से, तब उसे आलोचना कहते हैं बच्चों। तो आइए हम किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं कि किताब में क्या कहा है। आलोचना शब्द, सबसे पहले तो शब्द पर फोकस कीजिए। आलोचना शब्द का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य आदि का परीक्षण, किसी पदार्थ, तथ्य आदि का परीक्षण अथवा सही रूप में करना, अर्थात किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मता पूर्वक, बड़े ही बारीकी से, हर एक बारीकी पर उसका अवलोकन करना, अर्थात देखना, समझना और अवलोकन करते हुए उसके गुण और दोषों को भली भांति बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण करना अर्थात उसके गुण और दोषों को बताना, उसकी आलोचना कहलाता है। हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ है बच्चों द्विवेदी युग से होता है। अब यही द्विवेदी युग आ गया है, तो यहीं पर एक बात और जिक्र कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि द्विवेदी युग का प्रारंभ किसके नामकरण से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये बड़ा ही कंफ्यूजन करता है बच्चों को हमारे। जब
ऑप्शन में पहले दिया रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पांडे वेचन शर्मा उग्रा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप कहेंगे कंफ्यूज रहेंगे, दो तो मतलब पढ़े पढ़ाए थोड़ा बहुत हैं तो ठीक है, तब आप 2 तो निकल जाएगा आपका, लेकिन जो रहेगा आपका 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर बातें आके अटक जाती हैं। अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आंसर सही है, क्योंकि दोनों में बस मतलब वहां पर महावीर है, यहाँ पर हजारी है, बस दोनों जगह द्विवेदी ही लगा हुआ है। कैसे क्लियर करें? तो बच्चों देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें महावीर कहाँ लगा हुआ है? जो महावीर होगा बच्चों, ट्रिक दिमाग में लॉजिक तरीके से याद करने का कि जो महावीर जहां पर लगा हुआ वो उन्हीं के नाम पर किसी भी युग का नामकरण हो सकता है, क्योंकि वो महावीर है ना, इसीलिए उनके नाम पर द्विवेदी युग का शुरुआत होगा। बस इसी से आप अब याद कर लेंगे कि द्विवेदी युग का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। बस तो आइए बच्चों, हमने आलोचना को समझ लिया, अब आइए गद्य काव्य की ओर बढ़ते हैं। गद्य काव्य क्या है? गद्य काव्य होता है बच्चों, काव्य जैसे आप जानते हैं कि जैसे आपका कविता हो गया, तो कविता कितना सुंदर, पढ़ने में कितना सुंदर लगता है, बड़ा ही तुक रहेगा, बड़ा ही लय रहेगा। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपके सिलेबस में है, देखिए पढ़िए। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, है ना। श्री कृष्ण के प्रेम में वो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी लिखे नहीं है, तो कितना सुंदर, मानती हैं, निहारे मतलब मानती हैं, जानती हैं, ऐसे है नहीं। तो ये जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह अस्मृत के पार। अब देखिए पार आ रहा है, तलवार आ रहा है, कितना सुंदर, मतलब लय आ रहा है, तुक आ रहा है, तो उसको काव्य कहते हैं, पद्य काव्य कहेंगे। अब वहीं पर जब गद्य काव्य आ जाता है बच्चों, तो ये जो गुण हैं पद्य काव्य के, इससे मतलब इसके बिना उसके अंदर कविता का भाव स्पष्ट हो। किसके? गद्य काव्य में। गद्य काव्य में छंद के बिना ही, छंद अर्थात दोहा हो गया, सोठा हो गया, सवैया हो गया, कवित हो गया, इसके बिना ही गद्य काव्य में मतलब कविता का अभाव हो, कविता का पूरा जो है भाव का समावेश हो जाए, तब वहां बच्चों गद्य काव्य होता है। देखिए किताबी भाषा में हम समझते हैं कि क्या चीज लिखा है यहाँ पर। जिस रचना में कवि, जिस रचना में, देखिए यहाँ पर इसको हाईलाइट करते हैं, देखते हैं, जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना, देखिए अभी हमने कहा नहीं, छंद के बिना ही संभव हो जाए, उसे गद्य काव्य कहते हैं। ये रचना गद्य तथा काव्य के बीच की एक रचना है। मतलब इसमें गद्य में क्या होता है बच्चों कि गद्य है और इसमें काव्य में मतलब कविता भी दे दिया गया है। गद्य में ये कोई तुक नहीं है, कोई लय नहीं, पर वो कविता के समान है। जैसे आपका महादेवी वर्मा के का ले लीजिए, आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, हे चिर महान, हे चिर महान, इसमें मतलब तुक नहीं है, गद्य में दिया है लेकिन कविता है। तो यही कह रहे हैं कि यह रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है। इससे रचनाकार अपने हृदय की रागात्मक अर्थात राग के द्वारा रागात्मकता को प्रकट करता है, अर्थात राग में गा गा करके प्रकट करता है, जिससे पाठक उसे पढ़कर रसमय अर्थात आनंदमय हो जाता है और मोहक हो जाता है। इसमें विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक मतलब मन अधिक रहता है, अधिक चित्त रहता है, अर्थात लेखक का मन अधिक रहता है। कहाँ? विचार और भाव को अभिव्यक्ति करने के लिए। अब देखिए बच्चों, इसकी शैली कवितापूर्ण तथा चमत्कार से युक्त होती है। शैली कैसी रहेगी? कवितापूर्ण रहेगी और चमत्कारिक रहेगी। और गद्य काव्य के रचनाकारों में राय कृष्णदास, अब देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है गद्य काव्य में, राय कृष्णदास हो गए, वियोगी हरि हो गए, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए, ये सब इनका नाम बच्चों विशिष्ट रूप से कथनी में मतलब ये क्या है कि गद्य में है कविता लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, हम आपके जो गद्य साहित्य की विविध विधाएं हैं उस विधा में अंतिम विधा की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और इसको पढ़ने के बाद फिर हम कहाँ बढ़ेंगे? रचना और रचनाकार की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए लघु कथा पहले समझ लेते हैं कि लघु कथा क्या है। लघु कथा एक ऐसी विधा है जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाती जा रही है। लघु कथा में आधुनिक मार्मिकता और संवेदना
की प्रगाढ़ वेदना दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में चित्रा मुदगर, विष्णु नागर, असगर वजाहत, रमेश बत्रा, राजेंद्र यादव आदि रचनाकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आप देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो लघु कथा होती है बहुत छोटी छोटी कथा होती है। जैसे आपका कहानी हो गया थोड़ा बड़ा हो गया, उपन्यास हो गया और भी बड़ा हो गया, नाटक हो गया छोटे छोटे वो भी होते हैं। लेकिन ये जो लघु कथा होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन इसमें भाव रहता है, मार्मिकता रहती है, संवेदनाएं रहती हैं, वेदना दुख रहता है, खुशी रहती है। और इसमें बच्चों जो कथाकार हैं मतलब विशेष रूप से जो प्रसिद्ध हैं वो चित्रा मुदगल हैं और विष्णु नागर हैं, असगर वजाहत है, रमेश बत्रा और राजेंद्र यादव आदि के नाम बच्चों उल्लेखनीय है। तो अब आइए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं लेखक और उनकी रचनाओं के बीच। मतलब लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं और अलग अलग। देखिए बच्चों, बड़ा ही अच्छा है इसमें कि देखिए अब निबंध है तो निबंध से ही संबंधित चीजें आपको बताई जाएंगी, अलग से नहीं। बस आप निबंध को याद कीजिए, अब वही दिमाग में बना के रखिए। देखिए कंकड़ स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, कंकड़ स्त्रोत, हमारा कर्तव्य और युग धर्म। जो प्रताप होते हैं मतलब जो प्रतापी होते हैं, नारायण के समान होते हैं। कौन? प्रतापी नारायण के समान जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो युग धर्म है इसको बदलना, इसको सही करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे लिखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छा चीज है। ऐसे ये अभी से आदत डालिए। आप अभी क्लास 9 में है, 10 में जाएंगे, 11 में, 12 में, ये बहुत काम आएगा, हर एग्जाम में आपको काम आएगा। जितना आज आप ध्यान देके पढ़ लेंगे उतना अगली कक्षा में आपको पढ़ने सीखने में आसानी रहेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब प्रताप नारायण मिश्र क्या कहते हैं, ऐसे लिखिए आप। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि जो युग धर्म है इसको अच्छे से पालन करना हमारा कर्तव्य है। या प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि जो युग धर्म है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जहाँ युग धर्म लिखा रहे वहां अंडरलाइन कर दीजिए, और जहाँ क्या कहते हैं हमारा कर्तव्य लिखा रहे वहां भी ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। बस उसी, जब इसको आप याद करेंगे तो ये ट्रिक जो आप लिखे रहेंगे अपने हाथों से उसको याद करेंगे। आप मुश्किल से 1 हफ्ता रिवाइज करके देखिए बच्चों, फिर आप हमको भूल के दिखाइए। आपको प्रताप नारायण मिश्र का नाम लेंगे तो ये दोनों निबंध तुरंत आपके दिमाग में आएगा। अरे वो हमारा कर्तव्य बता रहे थे युग धर्म का पालन करना, प्रताप नारायण मिश्र तुरंत आएगा दिमाग में। और ऐसे बीच बीच में जैसे आप निरंतर पहले 1 हफ्ता रिवाइज कीजिए, फिर एग्जाम आपका आने वाला है, बीच बीच में पढ़ते रहिए, कॉपी को हटाइए मत अपनी नजर से। हर सुबह शाम बस पन्ना पलटते रहिए, जितना आप आसानी से, जैसे आप जल्दी जल्दी अब याद हो गया, अब आपको बहुत कम समय लगेगा। पन्ना पलटिए, फटाफट एक नजर देखते जाइए, पन्ना पलटिए, ऐसे घड़ी में टाइम देख लीजिए। अब आपको 5 मिनट, मात्र 5 मिनट लगाइए उस, मतलब देखिए कि हम इतने देर में कितना अधिक, जो आप ज्यादा रिवीजन किए रहेंगे उसको और फटाफट फटाफट, और देखेंगे आपको 5 मिनट कम से कम 10 से 12 पन्ना आप रिवाइज कर लेंगे। बस नजर के सामने से दौड़ा लेंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है बच्चों की नजर के सामने से दौड़ाते रहना, हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते बस। और एग्जाम टाइम में 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, भूल के फिर हमको दिखाइए। ये जो हकीर प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि युग धर्म को का पालन करना हमारा कर्तव्य है। बस अब देखिए बच्चों, अब दूसरा ट्रिक हम आ जाते हैं। यहाँ पर भी बड़ा ही सुंदर ट्रिक है। देखिए ये सरदार पूर्ण सिंह को देखिए। आचरण की सभ्यता किसमें रहेगी? जो पूरी तरह से पूर्ण रहेगा। किससे? आचरण से, बुद्धि से, विवेक से। उनमें विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगी, आचरण उनके अच्छे रहेंगे तो क्या रहेगा? पूर्ण नहीं रहेगा। उसको सरदार सरदार सब लोग कहेंगे, सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। अरे बहुत आचरण वाले व्यक्ति हैं। ऐसे आप इसको लिख लीजिए, डब्बा बना के यहीं पर ऐसे डब्बा बनाइए और लिख दीजिए। समझ रहे बच्चों? जो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको ऐसे बना के ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल की ओर। ये रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि लिखे हैं। अब आप थोड़ा सा ट्रिक जोड़िए कि जो आपके घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जैसे, तो आप देखते होंगे को चिंतन करते हैं किसका? श्री रामचंद्र जी का। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, ऐसे बोलते नहीं है? जय राम हरे राम हरे कृष्ण, ऐसे बोलते नहीं? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो ये चिंतन करते हैं किसका? श्री रामचंद्र जी का।
अब जैसे श्री रामचंद्र जी आए तो आपको तुरंत याद आएगा दादा दादी पापा मम्मी का। पापा मम्मी हमारे क्या करते हैं, चिंतन करते हैं किसका, रामचंद्र जी का। बस चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल मणि रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए इसको भी हम ट्रिक से याद कर लेंगे बच्चों। देखिए बाबू गुलाब राय, क्या बाबू गुलाब राय, जिसमें जो व्यक्ति में इतनी अच्छा आचरण हो, इतना अच्छा हो कि वो नर से क्या हो जाए, नर से क्या हो जाए, नारायण हो जाए, नर से नारायण हो जाए। अगर व्यक्ति में आचरण इतना अच्छा हो जाए, बुद्धि इतनी अच्छी हो जाए उसका कि वो नर से नारायण के समान हो जाए, तो उसको सब क्या कहेंगे, बाबू कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? आप अपने घर में देखिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, कहना मानिए, पढ़िए लिखिए, बाबू भैया करके बुलाएंगे, जो कहेंगे वो मानेंगे भी। अरे हमारा बिटिया, हमारा बेटा बहुत बढ़िया से पढ़ता है भैया, जो कहेगा हम इसके लिए खरीद देंगे, जो उनकी यथा क्षमता रहेगी। कितना मन लगा के पढ़ता, हमारा कहना कितना मानता। इस तरह से ट्रिक जोड़ के बच्चों ऐसे और ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए क्या, कि जो आचरण से अच्छा होगा वो नर से नारायण हो जाएगा और उसको क्या कहेंगे, बाबू कहेंगे। और फिर बच्चों इसी का उल्टा आप जोड़ लीजिए कि जो ऐसा नहीं होगा, आचरणहीन होगा, वो क्या, वो गुलाब की तरह ठलुआ कलब में इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा। कैसा, गुलाब की तरह। अब गुलाब की तरह बाबू गुलाब रहा है, ठलुआ कलब, और नर से नारायण। ऐसे ट्रिक जोड़ जोड़ के बच्चों आपको याद करना है। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों बड़ा सुंदर ट्रिक बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वियोगी हरि, वियोगी में योगी ले लीजिए आप, और देखिए पाव भर आटा को पकड़िए। जो योगी होते हैं बच्चों, क्या उनके पास देखिए कि बहुत सारा मतलब 50-50 किलो के क्विंटल चावल दाल गेहूं ये सब रखा होता हो, नहीं। वो 2 घर 4 घर गए मांगने, उनको थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा चावल मिल गया, बस उनका हो गया। तो उससे लिंक करिए कि पाव भर आटा किसके, कौन संतुष्ट हो जाता पाव भर आटा में, योगी लोग। उनको बस एक टाइम का भोजन चाहिए भगवान के सहारे, फिर अगले टाइम के लिए फिर दूसरे टाइम उठते हैं, लेके आते हैं। तो आप ऐसे लिंक करिए आप कि योगी जो हैं उनके लिए पाव भर आटा बहुत है। योगी लोग क्या करते हैं, बस मात्र पाव भर आटा की आवश्यकता होती है। इस तरह से जोड़ के आप पढ़िए। अब देखिए बच्चों, हमारे साहित्य के देवता कौन कौन हैं, याद कीजिए। हमारे साहित्य के देवता माखन लाल चतुर्वेदी लिखे हैं ना, साहित्य का देवता। तो आप ट्रिक जोड़िए, लिंक जोड़िए। हमारे साहित्य के देवता कौन कौन हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री राम जी हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर माखन लाल हैं। श्री कृष्ण जी क्या खाते थे, मक्खन खाते थे, तो क्या कहेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी। क्या लिखे हैं, साहित्य का देवता लिखे हैं, क्योंकि हमारे साहित्य के देवता श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि वो मक्खन खाते थे। ऐसे लिंक करके याद कीजिए। अब देखिए बच्चों, आपका प्रेमचंद, प्रेमचंद ने लिखा है कुछ विचार। थोड़ा सा पढ़ने में समझने में भी समय लगेगा और थोड़ा सा लिखने में भी समय लगेगा, लेकिन जिस कॉपी में लिखिएगा आप उसको हटाइएगा मत। आप क्लास 10 में भी ऐसे ही याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब लेखक आपको क्लास 10 में भी मिलेंगे। और इसी तरह से आप उसको, जब क्या है बच्चों, एक बार जो ट्रिक आप लिख लेंगे तो वो फिर बदलिएगा नहीं, क्योंकि जैसे ऐसे लिखे हैं, अब जब भी आप इनको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ये प्रेमचंद याद आ जाएंगे, क्योंकि प्रेमचंद कुछ विचार करते थे। प्रेमचंद कुछ विचार करते थे, तभी तो इतना सारा उपन्यास लिखे। मंगलसूत्र, निर्मला, गोदान, गबन, याद कीजिए कितना सारा कहानी उपन्यास सब लिखे हैं, नाटक। तो इस तरह से कुछ विचार किसने किया, प्रेमचंद जी ने किया। तो जैसे जितना हम ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, उसको आप पूरा प्रयास करके लिख लीजिए। यदि आप 90+ अंक हर एग्जाम में लाना चाहते हैं तो 95, 99 तक आप ला सकते हैं। ठान लीजिए कि हम लाएंगे, क्योंकि ठान लेंगे बच्चों तो जीत है, और मान लेंगे तो हार है। ठानने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि आप तो बहुत कोमल बच्चों, आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। जितना आप प्रयास करके निरंतर अध्ययन में लगे रहेंगे, उतना आपका जो भविष्य है उज्जवल होता जाएगा। अब देखिए बच्चों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को अब हम लोग देख लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं क्या लिखूं। पन्ने जो हैं कुछ बिखरे हुए हैं, कह रहे हैं कुछ पन्ने कुछ बिखरे पन्ने पड़े हैं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं। पंचपात्र में प्रबंध पारिजात पड़ा हुआ है, पंचपात्र में प्रबंध पारिजात पड़ा हो, कुछ बिखरे पन्ने पड़े हैं। ऐसे लिंक करिए बच्चों। देखिए पकड़िए इनको, पंचपात्र को आप पकड़ लीजिए। अब आपने पंचपात्र को पकड़ा, आप इसमें ऐड कीजिए कि पंचपात्र में कुछ बिखरे पन्ने पड़े हैं, प्रबंध पारिजात पड़े हैं, क्या लिखूं। याद हुआ ना, कुछ बिखरे पन्ने, प्रबंध पारिजात, क्या लिखूं, पंचपात्र। कितना याद हो गया, 1 2 3 4 आपको याद हो गए। कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, पंचपात्र और प्रबंध पारिजात।
चाल रचना याद हुई ना बच्चों, एकदम याद हो जाएंगे ये। और पद्म लाल पुन्ना लाल, पंच को पकड़िए और यहाँ पा पकड़ लीजिए। देखिए पापा वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई ना, पा पद्म लाल पुन्ना लाल पंचपात्र। पद्म लाल पुन्ना लाल को पकड़िए और पंचपात्र को पकड़ लीजिए, दोनों को ऐड करके उसमें क्या करिए, पंचपात्र में क्या कुछ बिखरे पन्ने और प्रबंध काव्य को रख दीजिए और पूछिए, अपने आप से पूछिए क्या लिखूं। पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी कहते हैं क्या लिखूं, ऐसे ट्रिक किसी भी तरह से बस याद होना चाहिए। और ये आपको 9th 11 12 10 सारे क्लासेज में काम आएंगे। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 1 मिनट देख रहे हैं कि कहां तक है। तो अब आइए फटाफट हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझाने में, ट्रिक बताने में थोड़ा समय लग रहा है बच्चों। इतिहास साक्षी है खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि निर्दोषों पर भी खून के छींटे पड़ते हैं। इतिहास साक्षी, भगवत शरण उपाध्याय क्या कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि निर्दोष पर भी खून के छींटे पड़ जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना बच्चों, कुटज अर्थात इनकी कुटिया, कुटज को कुटिया से लिंक करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटिया में क्या है, बहुत सारी कल्पलताएं हैं। क्या कल्पलता है, वहां पर अशोक के फूल लगे, हजारों हजार कल्पलताओं में हजारों हजार अशोक के फूल लगे हैं। ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हजारी प्रसाद लिखा हुआ है, अब यहीं पर लिख लीजिए हजारी प्रसाद, यहाँ कुटिया में ऐसे लिखिए ना, कुटिया में, यहाँ पर कुटिया में बहुत सारी लताएं हैं और उसके बाद हजारों हजार फूल लगे, कल्पलताएं हैं, बहुत सारी कल्पलताएं और हजारों हजार फूल अशोक के फूल खिले हैं। बस अब कल्पलताएं, कुटिया, अशोक के फूल, आराम से 3 आपका याद हो गया निबंध। विवेचनात्मक, महादेवी वर्मा को अब याद करिए बच्चों। महादेवी वर्मा विवेचनात्मक गद्य लिखी है, श्रृंखला की कड़ियां लिखी हैं। कड़ियां दर कड़ियां विवेचनात्मकता करते हुए गद्य को ये लिखती जा रही है। विनोबा भावे को देखिए, बहुत ही विनम्र भाव के थे विनोबा भावे। ये कहते थे कि गांव सुखी तो हम सुखी। ये कहीं गए थे बच्चों, तो वहां गीता प्रवचन सुने थे, तो गीता प्रवचन सुना, तो वह गीता प्रवचन में क्या सुना इन्होंने कि इन्होंने सुना कि गांव सुखी तो हम सुखी। तो ये आके बता रहे हैं कि हमने गीता प्रवचन में सुना है, जाना है क्या कि सब लोग सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, अर्थात गांव सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। ऐसे आप यहीं पर लिख लीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी और गेहूं और गुलाब, यहाँ वृक्ष को पकड़िए और गेहूं और गुलाब को पकड़िए। तो देखिए गेहूं और गुलाब क्या है, पौधा है ना, एक छोटे छोटे, मतलब बहुत ज्यादा बड़े थोड़ी होते वृक्ष की तरह, लेकिन हमको याद करना है इसलिए हम इसको वृक्ष बना देंगे कि किसको, गेहूं और गुलाब को। और क्या कहेंगे, गेहूं और गुलाब वृक्ष की तरह बड़े हो जाते हैं। अब राम वृक्ष बेनीपुरी। अब अर्धनारीश्वर और उजली आग, ये देखिए बच्चों, अर्ध रामधारी सिंह दिनकर, इनके दिनकर में ही छिपा हुआ है। दिनकर किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है ना दिनकर। तो अब आप क्या करेंगे, जब दिनकर निकलता है, दिन अर्थात सूर्य निकलते हैं, तो क्या होता है कि जो आसमान होता है हमारा, वायुमंडल कैसा होता है, उजली आग के समान हो जाता है, एकदम उजला उजला स्वच्छ हो जाता है। तब रामधारी सिंह कहा जाते हैं अर्धनारीश्वर के दर्शन करने। अब आइए बच्चों, अथाह सागर, जय भारती, जय प्रकाश भारती, हम किसकी जय जयकार लगाते हैं, जो अथाह सागर, जो हमारी भारती है, क्या है, अथाह सागर है, अनंत है, आकाश में, अनंत अथाह सागर में, अनंत में, आकाश में, हर जगह हमारे भारत की विजय जयकार हो रही है। ऐसे जोड़िए, अनंत स्थानों पर, अनंत सागर, अथाह सागर में, अनंत जगहों पर, अनंत आकाश में भी हमारे भारत की जय जयकार हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए चंद्रमा पर भी हम लोग जा रहे हैं, सूर्य का भी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो समझ लीजिए ऐसे कितनी बार जा चुके हैं। और इसी तरह से आप लिंक करिए कि आकाश में भी हमारे भारती की जय जयकार हो रही है, भारत की जय जयकार हो रही है। अब देखिए बच्चों, ये बड़ा ही मतलब रोचक है, कहनी अनकहनी ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती क्या बच्चों, बड़े ही फ्रैंक माइंड के हैं, किसी से डरते नहीं, न किसी की कहनी अनकहनी पर ध्यान देते हैं, समझ रहे हो, किसी की कहनी अनकहनी पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए यह क्या किए, हिमालय को लाकर ठेले पर रख दिए। कहाँ पर, ठेले पर रख दिए, ठेले पर हिमालय। यानी कि जब कोई किसी के कहने ना कहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर से थोड़ा सा मोटिवेटेड भी हो जाइए बच्चों। जब हमारे ऊपर किसी के कहने और ना कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। अपने दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को साधते हुए किसी का ना सुने, ना कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, कुछ नहीं, और अपने लक्ष्य को साधते हुए धीरे धीरे धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। देखिए
आप अगर पढ़िए ना तो 10 लोग अच्छा कहेंगे, लेकिन 2-4 लोग उसमें मिल जाएंगे, अरे बिटिया बहुत पढ़ती है भैया, दिन भर की तबीये लिए राती काम ना करना पड़े, ऐसे कहेंगे। बच्चे भी पढ़े भाई तो कुछ लोग तो अच्छा कहेंगे और कुछ लोग उसे कहेंगे कि काम ना करना पड़े, इसीलिए दिन भर पढ़ती रहती है। समझ रहे हैं, हम लिंक आपको जोड़ रहे हैं, याद करा रहे हैं बच्चों, सिर्फ ये याद करने का मतलब माइंड में सेट करने का वो है, और कोई अन्यथा नहीं है बच्चों, बस दिमाग में आपके याद हो जाए। तो धर्मवीर भारती क्या कहते हैं, कहनी अनकहनी पर ध्यान नहीं देते हैं और हिमालय को ठेले पर लाके खड़ा कर दिया। अब देखिए बच्चों, जीवन का काव्य सर्वोदय है, काका का लेकर कहते हैं जो हमारे जीवन का ये काव्य है, ये सर्वोदय है, मतलब सबका उदय करता है। अगर हम काव्य को सीखेंगे तो हमारा सर्वोदय होगा, हमारे ज्ञान का, हमारे बुद्धि का सर्वोदय होगा, बस ऐसे याद करिए। सर्वोदय की बुनियाद हरिभाव ने लिखा है बच्चों, सर्वोदय की बुनियाद हरिभाव ने दृष्टिकोण और दक्षिण भारत की एक झलक विनय मोहन शर्मा ने लिखा। याद कीजिए इसको, बार बार याद कीजिए। विनय मोहन शर्मा ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से, क्या कहा, दक्षिण भारत की एक झलक देख लेंगे ना तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। विनय मोहन शर्मा क्या कहते हैं कि अगर आप दक्षिण भारत, वहां इतने सुंदर सुंदर प्राचीन भव्य भव्य बड़े बड़े मंदिर बने हुए, बड़ा ही प्राचीनतम पुराने जमाने के मंदिर बने हुए हैं, तो आप दक्षिण भारत का एक झलक देख लेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। ऐसे लिंक करके याद करिए बच्चों। अब देखिए ये और सुंदर है, ये देखिए हमेशा याद रहेगा आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं कि ये जो साहित्य है ना, ये किसका देन है, ये गांधी की देन है। कहाँ कहते हैं ये भी याद कर लीजिए, यात्रा वृत्तांत है इनका, ये तो आप पढ़ रहे हैं निबंध इनका, यात्रा वृत्तांत है। यूरोप की यात्रा राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा, यूरोप की यात्रा लिखा है। तो अब वहां उसको भी यहाँ पर जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद ने यूरोप की यात्रा की और वहां पर क्या कहा कि जो हमारा साहित्य है वो हमारे गांधी की देन है। ऐसे लिंक करिए बच्चों, कभी नहीं भूलेंगे, भूल के हमको दिखाइए। अब आइए इंशाअल्लाह खां, ये तो सब लोग लगभग सुनते ही आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। इंशाअल्लाह खां रानी केती की कहानी, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। बच्चों श्री राम जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, 14 वर्ष का, आप जानते हो 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तब क्या किया, रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिख दिया, उसी को याद करते हो। गुलेरी कहते हैं कि उसने कहा था, किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि उसने कहा था। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। झलमला, पद्म लाल, पुन्ना लाल बख्शी, देखिए यहाँ ला है, आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी 2 ला है, यहाँ पर 2-4 ला है, इस तरह से आप याद करिए, अंकों को भी जोड़िए। प्रेमांजलि, पूस की रात, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद कहते हैं किससे, प्रेमांजलि से, कि पूस की रात में पंच परमेश्वर की कथा सुनाएंगे तुम्हें। पूस की जब रात आएगी तो वहां पर प्रेमांजलि से कहते हैं, प्रेमांजलि मान लीजिए इनके घर में कोई इनकी बेटी है, कुछ है, तो कहते हैं कि पूस की रात में तुम्हें पंच परमेश्वर की कथा सुनाएंगे। आकाश आंधी और आकाशदीप और इंद्रजाल, जय शंकर प्रसाद। आप शंकर जी का जय जयकार करते रहिए, चाहे जितनी आंधी इंद्रजाल आ जाए, आकाशदीप में आप सबसे मुक्त हो, मतलब आपसे आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। देखिए बच्चों, टूटे चांद और टूटे हुए लोग, ये भी याद कर लीजिए। धर्मवीर भारती कहते हैं, चांद को देखिए कि चांद पर टूटे हुए लोग रहते हैं। जब आप चांद को देखिए तो किसी चेहरे की भांति दिखता नहीं है, तो बस ऐसे लिंक कर लीजिए कि धर्मवीर भारती कहते हैं कि चांद पर टूटे हुए लोग रहते हैं। अब आइए बच्चों, हम कल की क्लास में आपको उपन्यास से लेकर चलेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और ये लिंक से जोड़कर पढ़िए बच्चों, थोड़ा सा समय दीजिए, फिर देखिए कि ये आपके दिमाग से उतरेगा नहीं। और जितने आपके फ्रेंड सर्कल में है सबको ये शेयर करने का प्रयास करें, बार बार शेयर, मतलब जितनी बार आप वीडियो पाए आप शेयर करते रहिए, बताते रहिए सबको। आपके बहाने वो भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे बच्चों। शिक्षा क्या है ना, बांटें, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगी, आपको जानकारी हो जाएगी, आपके फ्रेंड को भी जानकारी होगी। जब आप आपस में बैठोगे तो बात क्या करोगे, अच्छी बातें ही तो करोगे। अरे हमने इसको ऐसे ट्रिक से याद किया, ये चीज ऐसे मैम बताती, हमको तो याद हो गया, बार बार रिवीजन कर लिए थे, हमको एकदम ऐसे, ये अच्छी ही तो बातें करोगे बच्चों। तो वही कह रहे हैं, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ से समाप्त करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उपन्यास के साथ। चीजों को आप हमारे चैनल को, छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और चीजों को शेयर करते रहिए। अपनी भावनाओं को, अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद बच्चों।